जाओ ना यार यार। नमस्कार। मैं सुमनिका और आज भारती जी के जन्मदिन के अवसर पर मुझे अ, उनके बारे में, उनकी दो कहानियों के बारे में बोलने अ, की का अवसर मिला है। और मैं स्त्री दर्पण के मंच से आप सबसे मुखातिब हूँ। भारती जी हिंदी के बहुत कृति साहित्यकार रहे और बहुत जब उनका नाम लेते हैं तो कभी उनका अ, नाटक या काव्य नाटक अंधा युग याद आता है, गुनाहों का देवता याद आता है, उन एक उपन्यासकार के रूप में, एक कहानीकार के रूप में, एक कवि के रूप में कनुप्रिया याद आती है। पता नहीं कितने आयाम हैं उनके और हर दृष्टि से वो बहुत बड़े साहित्यकार रहे। एक तरफ जब हम उनकी कनुप्रिया जैसी क्लासिक रचना को देखते हैं, जो कि जिसमें कि उनकी जो कल्पना की उड़ान है, जो भावना के जो बिंदु हैं, उसमें एक तरह की वायवीयता और मसृणता मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम उनका गद्य देखते हैं तो उनकी उनकी इन बड़ी कृतियों के बरक्स खड़ी होती हैं उनका गद्य। जैसे गुल की बन्नो जैसी उनकी कहानी, सावित्री नंबर 2 जैसी उनकी कहानी, सूरज का 7वां घोड़ा जैसा उपन्यास, जो जिसका जो इतना ठोस है कि हम उसके इतना प्रबल है उसका यथार्थ बोध कि हम एक बार अचंभित रह जाते हैं। उनकी जो यथार्थ की जो पकड़ है वो बहुत दारुण है, बहुत डार्क भी है, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको प्रकृतवाद की श्रेणी में नहीं रख सकते। वो उतनी एक तरफा नहीं है। उसमें एक तरह का आप कहें कि जीवन की एक बड़ी बारीक बुनाई सामने आती है, कई धागों वाली बुनाई। जिस समाज का वो चित्रण करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे न जाने कितने साज हैं एक साथ जो बजने लगते हैं, और एक तरह से ऐसा प्रभाव होता है कि जैसे कई कई सुरों वाली, कई स्वरों वाली, कई उपस्वरों वाली एक विराट सांगीतिक सिम्फनी का जैसा प्रभाव होता है उनकी रचनाओं का। तो एक तरह से संश्लिष्ट जीवन ही उनकी उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में सामने आ जाता है। दूसरी बात जो मुझे अनुभव हुई वो ये कि जो संसार वो रचते हैं अपने टेक्स्ट के जरिए, वो इतना प्रामाणिक, इतना वास्तव लगता है कि ऐसा लगता नहीं है कि ये क्रिएटेड है। और दूसरी ओर जो उसका सब टेक्स्ट है, यानी जो उस जो दृश्य है, जो पात्र हैं, जो उनके संवाद हैं, उससे जो उसकी जो गहन अर्थ स्तर खुलते हैं या खुलने चाहिए, वो इतने सहज और ऑर्गेनिक हैं कि आपको उनको पाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसको खोदना नहीं पड़ता, या ऐसा नहीं लगता कि ये ऊपर से लादा गया कोई मेटाफर है या कोई प्रतीक है। खुद में वो इतना जीवन खंड, इतना मूर्त भी होता है और इतना अर्थवान भी कि कुछ भी कहने की जगह शायद बचती नहीं है। तो लेकिन ये भी याद रखना है कि वो कोई इतनी आसान चीजें भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है कि आपको क्लीशे लगने लगे।
इतने ज़्यादा उसमें छोटी-छोटी बारीकियाँ और अलग चेहरे होते हैं, अलग उसके नुएंसेस होते हैं कि हर चीज़ में आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल ज़िंदगी के एक बहुत ही सांद्र पक्ष के सामने हैं। उनकी जो 2 कहानियाँ उसमें गुल की बन्नो तो बहुत ही प्रसिद्ध है, सावित्री नंबर 2 भी प्रसिद्ध है और आप लोगों ने ज़रूर ये पढ़ी होंगी, जो हिंदी के रत्न हैं। साथ ही में ये हमारे समाज की जो तमाम विषमताएँ हैं, जो असंवेदनाएँ हैं, क्रूरताएँ हैं, विसंगतियाँ हैं, उन सब के बारे में जिस तरह से वो हमें दृष्टि देती हैं, उस दृष्टि से भी वो बेजोड़ हैं। तो पहली कहानी के बारे में बात करती हूँ गुल की बन्नो, जो शायद 1955 में प्रकाशित हुई और दूसरी कहानी सावित्री नंबर 2 शायद 1962 की है। तो गुल की बन्नो एक ऐसी कहानी है जिसमें दोनों ही कहानियाँ ज़ाहिर है स्त्री उसके केंद्र में है और अपने समाज से घिरी हुई वो स्त्री। तो गुल की बन्नो की जो स्त्री है, जो गुल की है खुद, वो पति द्वारा परित्यक्ता एक ऐसी स्त्री जो झुक गई है, इतना झुक गई है कि दोहरी हो गई है, अ, जो सीधी खड़ी नहीं हो सकती। यानी और भी मैं क्रूड भाषा में कहूँ तो वो कुबड़ी हो गई है, उसके पीठ पे एक कुबड़ निकल आया है और आधी रह गई है वो जैसे। लेकिन ये केवल मेटाफर ही नहीं है, ये मेटाफर नहीं है, ये वाक़ई उसने वो ऐसा कुछ हुआ है कि वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गई है और बहुत मुश्किल है उसके लिए इस तरह से झुककर अपना जीवन जीना, पीड़ा में निरंतर बने रहना, हर छोटे-मोटे कार्य के लिए वो उसी तरह जीती है। और उसका एक तरह से गुल की, कुबड़ी, कुबड़ी, गुल की नामकरण कुबड़ी के रूप में हो गया है। लेकिन ये जो कुबड़ है, जिसको पीठ पे लिए वो बोझ की तरह और अपने जीवन को भी बोझ की तरह लिए वो चलती है, ये उसको प्रकृति की देन नहीं है, माता-पिता की देन नहीं है, ये कमाई है उसके विवाह की। अ, एक कहानी का एक वाक्य है जो एक पात्र है इस कहानी की घेगा बुआ, वो उसके बारे में कहती है, बेचारी बाप की अकेली संतान रही, इही के ब्याह में मिटिया मेट होई गवा, पर ऐसे कसाई के हाथ में दिहिस कि 5 बरस में कुबर निकर आवा। 5 बरस के बाद कहते हैं कि उसके बच्चा होता है और बच्चा मरा हुआ पैदा होता है और इस बात के दंड स्वरूप पति उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है और बेचारी गुलकी जो है वो किसी तरह बच तो गई है लेकिन जीवन भर के लिए अपाहिज हो गई है। अजीब है ये दंड शब्द बार-बार कहानी में तरह-तरह से आता है। ये दंड विधान जो पितृसत्ता जिस तरह से अ, भीतर तक उसको जमा देती है। यहाँ तक कि जब बच्चे हैं, कहानी में बच्चों का एक पूरा एक अनुस्यूत है, बच्चों के खेल, बच्चों की बातें, बच्चों के साथ गुलकी के संबंध। तो वो आपस में जब पंचायत कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि भगवान सबको दंड देता है, अगर वो ऐसा करेगी तो भगवान दंड देता है। और तो और कहानी में जो सबसे पीड़ादायक बात है, वो ये है कि खुद जो पितृसत्ता की शिकार है, जो उसके द्वारा रौंदी गई है, वो खुद यानी गुलकी खुद ये समझती है कि भगवान ने उसको उसके अपराधों का दंड दिया है। जो लोग जिन लोगों ने उसका घर छीन लिया, हथिया लिया और जो लोग उसके हर तरह से
भीतर-भीतर उसको उसको नोचने, अपने स्वार्थ के लिए उसका बुरा किया पति, तो उन्हीं उन्हीं के उन्हीं के साथ बैठकर वो ये सोचती है कि शायद भगवान मुझे माफ़ कर देंगे, मैंने पति के साथ कुछ ऐसा किया होगा कि भगवान ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, हो सकता है वो मुझे माफ़ कर दें और फिर से मुझे संतान हो। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से जो पितृसत्ता की व्याप्ति, उसका विस्तार कितनी दूर तक खुद मन के जो शिकार है उसके भी अंदर बैठा हुआ है। अ, फिर जो एक आगे भी खाली कथा यही नहीं है। जो पति है, वो एक तरह से अ, एक अपनी रखैल के साथ रहने लगता है और उसने उसको धकेल दिया है अपनी ज़िंदगी से बाहर। तो फिर वो जो है, गुलकी जो है, वो लौट आती है अपने उस जर्जर घर में, ध्वस्तप्राय घर में, अपने उस मोहल्ले में, जहाँ शायद उसका जन्म हुआ था, जहाँ उसके पिता का एक घर है, वो लौट आती है। पूरी कहानी के 2 सिरे हैं। एक सिरा ये है कि जहाँ वो अपने पति से पति ने छोड़ दिया है और वो अपने मोहल्ले में लौटती है। और दूसरा जो सिरा है कि जब कहानी खत्म होती है तो वो अपने पति के साथ दोबारा मोहल्ले को छोड़कर उस दूसरे घर में लौटती है। लेकिन ना तो ये लौटना है घर में, ना वो लौटना घर जैसा लौटना है। दोनों ही दोनों ही में एक तरह की पीड़ाएँ हैं, दोनों में ही एक तरह की कैफ़ियत है। ये जो मोहल्ला जहाँ पर वो आके एक तरह से शरण लेती है, जो उसका स्थान है, ये उस दुनिया से बेहतर नहीं है जहाँ से वो आई है। इस मोहल्ले में शायद ही कोई उसका हमदर्द है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ अस्तित्व हैं, जो गुलकी के आस-पास हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे एक जिसे जिसे हम कहते हैं कि उनसे एक ऑर्गेनिक रिश्ता उनका बनता है। 2 बच्चे हैं मटकी और मिरवा, जो एक गायक एक कोढ़ी गायक के कोढ़ी बच्चे हैं, जो उसके पास हमें दिखाई पड़ते हैं। और फिर एक गृहहीन कुतिया है जो इंतज़ार किया करती है उसके आने का और उसके आस-पास बैठी रहती है। फिर एक पात्र ऐसा है जो एक तरह से उसका मददगार है, उसका हमदर्द है और उसको वो रास्ता दिखाना चाहता है, वो है साबुन बेचने वाली सत्ती का पात्र। ये पात्र बिल्कुल इससे बिल्कुल भिन्न है और बहुत आग है उसमें, वो जैसे सत्य को देख रही है, सारी विसंगतियाँ उसके सामने हैं, किसी से वो डरती नहीं है। और आप ध्यान दीजिए जो मैंने बात कही थी कि सब टेक्स्ट के बारे में जो अ, साबुन बेचना, साबुन की के एक समाज में जो कि बहुत ही मलिनताओं वाला समाज है, उसमें साबुन बेचती है वो। और ये कैरेक्टर ऐसा है जो सूरज का 7वां घोड़ा में 7वीं कहानी में 7वें घोड़े की तरह आता है, जिसमें भविष्य की तक जाने की ताकत है। तो सती एक ऐसा चरित्र है जो पूरी तरह उसके दुःख को समझती है, उसको कहती है कि तुम कभी उसके पास लौट के ना जाना अपनी पति के पास और इसी तरह जियो और वो चाहे जो करे करने दो। हुँ? जब वो आ जाता है उसको वापस लेने तब भी वो कहती है कि आगे बढ़ो और इसके मुँह पर एक तमाचा मार दो। जब-जब उसके लिए कोई एक तरह से बुनता है एक साजिश को तो सत्ती जाती है और अ उसको दूर करना चाहती है। तो सत्ती का
कैरेक्टर एक स्त्री की एक दूसरी तरह की आवाज़ के रूप में इस कहानी में है, कई जगह वो आता है। अ, फिर घेगा भुआ हैं और भी कई लोग हैं। ये जो उम, हाँ, घेगा बुआ से याद आता है कि जब घेगा बुआ एक ऐसा विवादी और इतना कठिन स्वर है पूरी कहानी में, कि जब-जब उसके दर्शन होते हैं तो वो कोई न कोई तीखी फब्ती के साथ या गालियों की बौछार के साथ प्रकट होती हैं, या फिर वो जब भी दरवाज़ा खुलता है उनका तो वो घर का कूड़ा बाहर फेंकने के लिए आती हैं, या फिर वो जो इस कहानी का आइकॉनिक एक दृश्य है कि जब वो 9 दिन का पानी खोल देती हैं नाली का और नीचे सती की सब्जी की दुकान है और वो पानी उस पर गिरता है और उसकी दुकान बह जाती है, उसकी सब्जियाँ बह जाती हैं। तो एक तो ये है। जितना ज़्यादा दिखते हैं उसका जो अंतरंग दायरा है, अंतरंग बड़ा अजीब शब्द है कि यानी जो उसके निकट के लोग हैं, वही सबसे ज़्यादा, जैसे घेगा बुआ है, एक निर्मल की माँ है, जो कहती है कि निर्मल और गुलकी मेरे लिए बेटी के समान है। ये बड़ी विडंबना की बात है, बड़ा पैराडॉक्स है। वो जितना जो अंतरंग है, जैसे पति पहला एक दायरे में मैं उसको गिन, और दूसरा जो घेगा बुआ हैं, जो बुआ कहती हैं, जो अपने आप को कहती हैं कि वो बड़ी हित चाहती हैं उसका, और वही प्रस्ताव रखती हैं कि तुम अपना जीवन चलाने के लिए सब्जी की दुकान लगा लो मेरे चौबारे पर। लेकिन ये सबसे ज़्यादा गिद्ध दृष्टि इन्हीं लोगों की सती की जो एक बचा हुआ मकान है उसका ध्वस्त प्राय उस पर है। और उसके पीछे सारा जो घेगा बुआ का कि जितनी भी राजनीति है, जितना भी योजना है, जितनी सब कुछ है, उसके पीछे पैसा पाने की किराया लेती है वो उसके उस पर दुकान लगाने का, और बाद में जब घर उसका बिकवाती है, बिकवाना क्या हथियाना है, उसमें भी उसका हिस्सा होता है। तो ये कुछ पात्रों की बात रही। जो मोहल्ला है उसमें कई तरह के पात्र हैं, जैसे हमारे समाज के पात्र, और उसमें हायरार्की आप देख सकते हैं। खोंचा लगाने वाले का बेटा है तो खोंचा लगाने वाला भी है। एक कोई गायक है जो उस्ताद जो मर चुके हैं जिनके ये बेटे हैं, मटकी और मिरवा। अ एक ड्राइवर है, फिर उसके बाद एक मैनेजर का बेटा भी है तो मैनेजर भी हैं। तो कई तरह की सीढ़ियाँ भी हमें इस मोहल्ले में दिखाई पड़ती हैं, और ज़ाहिर है कि गुल की सबसे नीची सीढ़ी पर है। अ, एक जो बड़ा इस कहानी का ख़ास विशिष्ट पक्ष है, वो ये है कि पूरी कहानी में शुरू से लेकर अंत तक बच्चों का एक संसार है, और गुलकी से उनका जो एक रिश्ता बनता है, तनाव का और लगाव का, दोनों ही। और ये जो प्रतिसंसार है, जिसमें आप देखते हैं कि बड़ों की छायाएँ बच्चों की के अभिनय में, उनके खेलों में, उनकी बातों में दिखाई पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अबोध नहीं हैं, वो अबोध हैं, लेकिन अबोध होते हुए भी उनमें जो समाज की क्रूरताएँ हैं, वो झलकती हैं। तो ये एक जैसे एक बहुत प्रसिद्ध उनका कि वो एक खेल खेलते हैं, जिसमें वो एक बूढ़ी, और बूढ़ी की जगह वो कुबड़ी का एक भूमिका बनाते हैं, और वो उसको चुनते हैं, उस लड़की को, मटकी, जो कि सबसे बेचारी, सबसे दीन है, उसको लालच देकर वो कहते हैं कि तुम कुबड़ी बनो, और फिर वो सवाल जवाब करते हैं खेल में कि तुम्हारा कुबड़ी कुबड़ी क्या है राना? तो वो कुछ जवाब देती है, फिर वो आगे बोलते हैं, और फिर अंत में जो खेल में सब सब लोग कहते हैं, वो कहती है भात खाबे, तो भात के उसकी जगह वो लोग सब जवाब देते हैं एक तरफ खड़े होकर, भात के बदले लात खाबे, और सब मिलकर उसको लात मारते हैं, और वो गिर पड़ती है, बार-बार वो घायल होती है, और एक बार तो बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। तो ये देखिए, ये खेल
कितना क्रूर खेल है। और जैसा मैंने कहा कि कहीं भी इनके भारती जी के टेक्स्ट में कहीं कोई अतिरेक नहीं है। और ये खेल अपने आप में जैसे सब कुछ कह देता है कि किस तरह से यही प्राप्य है उसका, यही उसे प्राप्त होता है इस संसार से, इस समाज से, लात ही उसे मिली है। बच्चे बार बार उसके कुबड़ पर धूल फेंक कर जाते हैं, उसको धक्का देते हैं, उसको चढ़ाते हैं, उसका अपमान करते हैं, और यही सच्चाई है उसकी। और जो हमारी गुलकी है, मैंने पहले भी कहा था कि ये पितृसत्ता की जो जड़ें हैं वो अपने जो शिकार है उसका, उसके भीतर भी समा गई हैं। वो बेचारी बार बार आंसू, खामोश रोती है, आंसू पोंछती है, रोती है, लेकिन वो कहती है कि ये मेरा भाग्य है, ये मेरे ही कर्मों का फल है। लेकिन 3 जगह ऐसा होता है कि अ, जो वो खड़ी होने की कोशिश करती है इस सब के खिलाफ। एक बार वो घेगा बुआ से कन्फ्रंट करती है कि तुमने मेरे घर की ये जो बीम होती है, धन्नी शब्द आया है उसमें, तुमने उसे चिरवा के तुमने उसको बेचा है। फिर वो कहती है तुमने मेरा दरवाज़ा तुमने बेचा है, तुम मुझसे पैसों की बात करती हो लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया है? एक बार वो बोलती है। और फिर 3 बार जो उसका रुदन है प्रोटेस्ट में या दुःख से, जब दुःख सीमा से बाहर हो जाता है, वो 3 अवसर जब पहली बार वो रोती है तो वो जो दृश्य है जो अपने आप में मैंने कहा आइकॉनिक है कि जब वो देखती है घेगा बुआ कि इसने 3-4 महीने से किराया नहीं दिया है, तो वो किसी बहाने से उसको वहाँ से उठाना चाहती है और वो अपने ऊपर छत की 9 दिन का पानी बारिश का जमा है और वो कहती है कि मैं नाली खोल रही हूँ। वो कहती है यहाँ की ना खोलो, और वो नाली खोल देती है और पानी की मोटी धार उस सब्जी जो उसने लगा रखी है उस पर बहने लगती है। और उस समय वो उसको यकीन नहीं होता कि इसने ऐसा ये ऐसा मेरे साथ कर सकती है। और फिर वो जिस तरह से रोती है, अपने मृत पिता और माँ को वो जिस तरह से याद करती है, वो अपने आप में एक दृश्य है जो कि भुलाया नहीं जा सकता। और दूसरी बार जब वो रोती है तब, जबकि रात का वक़्त है और बारिश और बिजली कौंध रही है, बार-बार चमक रही है और उसका घर गिर जाता है, तब भी वो रोती है। और लेखक ने लिखा है कि वो ऐसे रो रही है, जैसे कि हर घर में उसका रोना सुनाई पड़ रहा है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जिसका दरवाज़ा खुले, कोई ऐसा नहीं है जो उसके इस रुदन के जवाब में कुछ कहे या उसके पास जाए या उसे हमदर्दी दे, कोई भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो बच्चे जिनसे उसकी एक हमेशा की जंग है, वो बच्चे सहम जाते हैं और वो कुछ खामोश हैं और उनके भीतर कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं कुछ अन्याय तो हो रहा है, शायद। तो ये दूसरा अवसर है कि जब वो रोती है। तीसरा अवसर जब वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाती है, वो भी बड़ा मार्मिक है कि जब उसका पति आता है और वो पति इसलिए आता है कि उसको उसका अपना स्वार्थ है कि उसके ने जिस औरत को रखा है उसका बच्चा होने वाला है, उसे एक दासी की ज़रूरत है और इसलिए वो आता है। लेकिन जब वो जा रही है इस मोहल्ले से, वो उसको ना नहीं कहती, वो गिर जाती है उसके कदमों में। तो जब वो लौटती है और बाकी मोहल्ले वालों ने उसका घर ले लिया है और वो लौट रही है, उस समय अचानक से एक पात्र ऐसी नमूदार होती है, जो अभी तक कहानी में कहीं आई नहीं है। वो मुन्ना जो कि बच्चों का लीडर है, उसकी माँ। और वो इस विदाई को बेटी की विदाई में बदल देती है। वो थोड़ी सिरोली लगाती है, उसे तांगे से नीचे उतार लेती है, उसके माथे पे तिलक करती है, कुछ कपड़े अपनी झोली से निकाल के देती है, एक नारियल देती है और उसे गले से लगा लेती है। और
इस अप्रत्याशित कर्मकांड कहिए या प्रेम की विदाई कहिए, वो उसको सह नहीं पाती है और वो फिर जिस तरह से रोती है, वो एक अपने आप में चीज़ है। और फिर एक रोना ये भी है कि सत्ती उसको लेकर आती है, पति उसका बैठा है चौबारे पर और उसकी जो शक्ल है और जैसी वो बिल्कुल एक रूखा पत्थर की तरह का व्यक्ति, वो उसके पास सत्ती उसको कहती है आगे बढ़ो और इसको बता दो कि तुम क्या समझती हो इसको। सत्ती बेचारी बड़ी मुश्किल से सीढ़ी चढ़ती है और उसको देखती है और झुक झुकी हुई और वो इतना झुकती है कि उसके कदमों में गिर जाती है और फिर रोने लगती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। ये है एक रौंदे हुए व्यक्ति का उसी एक दायरे में घूमते रहना और सत्ती बिल्कुल उस बेजार हो जाती है और चली जाती है वहां से गुस्से में। तो ये कहानी है गुल की बन्नो और जिस तरह से इसमें स्त्री की जो दुर्दशा, जो हाहाकार, जो पीड़ा इस समाज में रहते हुए भारती जी ने दिखाई है, इसका कोई सानी नहीं है। जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने, सारी जो संवाद हैं वो अवधी के हैं और जो उनकी खड़ी बोली में उनकी जो कहानी है, जिस तरह से वो बिल्कुल घुल मिल गई है आपस में, अद्भुत कहानी है। दूसरी कहानी सावित्री नंबर 2 भी एक तरह से बड़ी अलग तरह की कहानी है। इसमें स्त्री का एक बिल्कुल अलग पक्ष दिखता है, तमाम तरह की मिथों को तोड़ता हुआ। ये जाहिर है सावित्री नाम है और सावित्री नंबर 2 नाम है, तो इसमें उसका संदर्भ बेसाख्ता याद आना ही है कि वो सावित्री, पौराणिक सावित्री, सत्यवान की सावित्री, जिसने मृत्यु पर विजय पाई और मृत्यु भी अपने पति की मृत्यु पर जिसने विजय पा ली, जिसने अपने प्यार के दम पर यमराज से सवाल किए, वो उनका सामना किया, देवताओं से विद्रोह किया और मौत के मुंह में से वो अपने पति को खींच के ले आई। उस सावित्री के बरक्स एक जक्स्टा पोजिशनिंग के रूप में लेखक ने उस स्त्री की जिसका भी नाम सावित्री है, सावित्री नाम भारतीय समाज में बहुत ही आम है, तो सावित्री के रूप में वो है, लेकिन वो खुद मृत्यु के पथ पे है। वो उसको कुछ असाध्य रोग हुआ है और वो धीरे धीरे, शायद क्षय रोग है या कुछ है जो असाध्य है, और उसे पता है कि अब धीरे धीरे उसका शरीर अंदर से गल चुका है और वो बहुत ज्यादा नहीं जिएगी। वो किस तरह से इस मृत्यु से संवाद करती है, वो अपने संसार से संवाद करती है और कितना कठिन है उसके लिए इस मृत्यु को जीतना तो दूर की बात है, उसको मृत्यु को जीना कितना कठिन है उसके लिए। तो ये जो सावित्री है, इसका जो पति है, जिसको आप सत्यवान की जगह रख सकते हैं, वो एक भला व्यक्ति है और शायद प्रेम भी बहुत करता है अपनी पत्नी से। 1 साल उनका एक दाम्पत्य जीवन बीतता है और उसके बाद अचानक से उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ है उसके अंदर भीतर। तो उस जो समाज का जो रूप है, सावित्री के लिए समाज वो नहीं है जो सत्यवान के लिए सावित्री थी, या सावित्री के लिए वो उस रूप में नहीं है। तो वो सास कहती है कि तुम उसी के घर छोड़ाओ उसको,
जिनका पाप है उन्हीं के पास छोड़ दो, कहीं हमें कुछ ना हो जाए, तुम्हें कुछ ना हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी बेटे की। और पति जो है वो लेखक ने लिखा है कि वो कभी माँ से कुछ, ये पूरी जो कथा है सावित्री नंबर 2, इसकी खासियत ये है कि खुद जो सावित्री है, जो बिस्तर पे पड़ी हुई है और 5 साल तक वो उसी एक लंबे दौर से गुजर रही है, वो खुद अपना एक मोनोलॉग जैसा ये अपने भीतर की तमाम आंतरिक स्थितियों को वो खुद बयान करती है। तो वो कहती है कि सावित्री से भी वो संवाद कर रही है कि तुम्हारे लिए मौत इतनी आसान थी कि वो मौत शायद आई भी आसानी से और तुमने उसे जीत भी लिया, लेकिन ये जो मौत है, जो ना मौत है ना जिंदगी है, ये कोई ये उस जैसी नहीं है, ये बहुत कठिन है। और वो देखती है कि पति जो बहुत अच्छे हैं, वो उसको उसके घर छोड़ाते हैं और वो कहते हैं तुम यहाँ रहो, तुम फिर जल्दी अच्छी हो जाओगी, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अ, वो कभी भी उस तरह से, पता नहीं क्या उनको करना चाहिए था, शायद उनके बस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे उसके घर छोड़ाते हैं। वो लिखती है कि वो 2 ही मील घर था, लेकिन बात 2 ही मील दूर होने की नहीं है। बात ये है कि अ, आदमी आसानी से अपने आप को शायद अलग कर सकता है। तो ये जब इस तरह से जीना शुरू करती है अपने घर में, मृत्यु क्या कि उसको दिखाई पड़ रही है और ये उस सारे इसका जो बोध है मृत्यु का, ये उसकी ज़िंदगी के पूरी चीज़ों को बदल देता है, तमाम रिश्तों को बदल देता है। उसके अंदर एक अस्वीकार है, होना ही है, क्योंकि जीवन उससे अचानक छीन लिया गया है और एक तरह का डिस्ट्रक्टिव फ़ोर्स उसके अंदर आ गया है। वो एक द्वेष है उन लोगों से जिनसे जो उसका संसार है, कि अगर मैं मरूँगी तो मैं तुम लोगों को भी चैन से नहीं जीने दूँगी। इस तरह के भी भाव, इस तरह का भी क्रोध और गुस्सा वो कन्फेस करती है कि मेरे उसमें आता है। सारे रिश्तों में धीरे-धीरे अपनी कुंठा, अपनी ईर्ष्या और अपने द्वेष और अपने गुस्से से वो गरल घोल देती है। विष घुल गया है। और जैसे पति हैं, पति बहुत समर्पित दिखते हैं, लेकिन वो ये देखती है कि क्या ये प्रेम है? ये प्रेम है, शायद ये प्रेम नहीं है। उसे लगता है कि एक-एक कण करके प्रेम खत्म हो रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे प्रेम का जो आधार है, वो तो देह है और उसको लगता है कि सबसे बड़ी पूँजी, और वो कहती है कि शायद हम स्त्रियों को ये लगता है कि हमारी सबसे बड़ी पूँजी हमारी देह है, जिसके बदले हम जीवन के वो पाते हैं। तो वो सोचती है कि इस देह वो देह तो मेरे हाथ से निकल गई, चली गई है, तो अब मैं कितना बची हूँ? और जो बची हूँ उससे मेरे पति को का कोई परिचय है क्या? वो उसको लगता है कि देह माइनस सावित्री को कौन जानता है? खुद भी वो उसको तलाश करने की कोशिश कर रही है जो इससे परे है। और उसे लगता है कि अगर ये अब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये कुछ तो कुछ तो ये काल्पनिक मेरा अस्तित्व इनके मन में है। मैं असली मुझको इसने नहीं पहचाना है। और फिर वो एक तरह से उसके भीतर एक गुस्सा फूटता है, द्वेष फूटता है और वो कभी पति पे इल्ज़ाम लगाती है, कभी अपनी बहन पे लगाती है, माता-पिता से झगड़ा होता है और ऐसा लगता है कि वो धीरे-धीरे अपने आप को काटती जाती है सबसे, सबसे काटती जाती है और उसको जितना उसका शरीर दुर्बल है, उतना ही उसका मन जो है वो चैतन्य है। वो सब चीज़ें देखती है, वो देखती है कि क्या हो गया है, एक पिता की स्थिति, भाई की स्थिति, बहन, माँ, पति, सब कुछ देख के समझते रहना और ये एक अजीब-सी उसमें से वो गुज़रती है। और
धीरे-धीरे ये स्थिति हो जाती है कि वो बाकी अपने लोगों से कट गई है और एक जिस जिस तरुण युवक को या किशोर को उसकी परिचर्या के लिए रखा गया है, उसके सानिध्य में उसे सुख मिलता है। राजा राम नाम का एक व्यक्ति। तो ये वो सावित्री को जो वो बार-बार कहती है कि तुम बड़ी एकनिष्ठ, निष्ठावान और बहुत ही पवित्र, मैं तो कोई ऐसा दावा नहीं करती हूँ। और इस पर भी तुमार उठता है। वो एक रात को उसके लिए उसको रोक भी लेती है अपने पास और आवेश भी है उसमें, लेकिन फिर धीरे-धीरे सारे आवेश उसके अ, एक तरह से र लौटने लगते हैं वापस, है ना? क्योंकि वो देख रही है कि कुछ है नहीं, बच नहीं रहा। एक खिड़की है जिसके बाहर एक लहराता हुआ जीवन का समुद्र है, एक पार्क है, बच्चे हैं, पतंग आकाश में पतंगे हैं। एक घर की खिड़की में एक सुंदर लड़की है जवान होती हुई, जो बार-बार सजती है, बाल बनाती है, वो सब देखती है और उसे लगता है कि बस ये मैं देख रही हूँ और कोई कोई दूर का जैसे कोई कोई दृष्टा हो, उस तरह से देखती है। बहुत बार वो अपने आप को रिलीज़ करने के लिए एक पागल की तरह भी व्यवहार करती है। तो बिल्कुल एक अद्भुत एक मरते हुए व्यक्ति का और वो मरना चाहती है। उसे लगता है कि सब लोग उसके मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, सब पर वो बोझ है, इस घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल टूट चुकी है और उसे ये भी आभास है कि जो माँ हैं, वो अब सारे पैसे तो उसकी बीमारी पे खर्च हो चुके हैं, तो अब वो ये मन ही मन योजना बना रही है, हिसाब लगा रही है कि उसके गहने कैसे उसको दे दिए जाएँगे और उसके पति से ही उसको एक तरह से कहा जाएगा कि वो उसे स्वीकार कर लें। सब एक इंतज़ार में है और वो भी खुद भी उस उनके इंतज़ार को देख रही है। और खुद भी इंतज़ार करती है और जैसे यम से प्रार्थना कर रही है कि तुमने एक सावित्री के लिए अपने अपने जो मौत के पाश थे, वो अ, खोल दिए थे। इस सावित्री के लिए तुम उन्हें बाँध दो कस के। ये कहानी अ, अलग से अ, हमारे सामने आती है। दोनों कहानियाँ स्त्री की ही भीतर उसकी तो दशा दोनों में समानताएँ भी हैं और एक बहुत विभिन्नताएँ भी हैं। वो बिल्कुल एक रौंदे हुए एक अलग संसार की कहानी है, जहाँ उसकी स्त्री के पूरे अस्तित्व को रौंद दिया गया है और आगे भी कोई भविष्य जिसका है नहीं। और ये एक ऐसी स्त्री है जो और फिर भी वो जीना चाहती है। लेकिन ये एक ऐसी स्त्री है जो इस तरह की स्थितियों से घिर गई है कि अब वो मरना चाहती है। तो ये 2 कहानियाँ अ, भारती जी की थीं और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात कुछ आप तक पहुँचा पाई होंगी। धन्यवाद।